देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन आर्टिकल 25 द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलॉन्ग विद काइंडली डिस्कस डिवाइसिव एंड सिंथेसाइजिंग फैक्टर्स। मतलब कि एक तो राइट टू रिलीजन को डिस्कस कीजिए और उसके साथ में क्वेश्चन आता है कि कब रिलीजन तोड़ सकता है सोसाइटी को और कब जोड़ सकता है, ये भी बताइए। अब आर्टिकल 25 टू 28 है, वो तीनों बात करते हैं रिलीजन के बारे में अलग अलग तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले हम आर्टिकल 25 की बात कर लें तो इसमें तीन चीज़ें हैं कि एक तो राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस और राइट टू प्रोपागेट। राइट टू प्रैक्टिस क्या कहता है कि हम खुद फॉलो कर सकते हैं, हमें उसका हक है एक रिलीजन को फॉलो करने का। दूसरा प्रोफेस, मतलब जब हम दूसरे लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हैं कि भाई हमारा रिलीजन क्यों अच्छा है, क्या क्वालिटीज़ हैं उसमें। और प्रोपागेट मतलब फैला सकते हैं अपने रिलीजन को। लेकिन हम ये ध्यान में रखें कि ये जो प्रोपागेशन होना चाहिए ये कभी भी फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई फॉलो करे वो सही है, लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी। अब देखिए, ये तो हो गए तीनों फैक्टर्स। अब हाँ, हम एक ये बात ध्यान में दें कि ये जो राइट टू रिलीजन है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। हमेशा अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होती है तो देखा जाएगा कि कौन सा राइट प्रिवेल होगा। और जाहिर सी बात है, अगर कभी भी ये मानिए कि पब्लिक ऑर्डर की बात आ जाए, जब अशांति फैल जाए, तो तब दूसरे फंडामेंटल राइट्स को जो कि सोसाइटी में बैलेंस लाएंगे उनको प्रिवेल किया जाएगा, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा या लिमिट कर दिया जाएगा। आर्टिकल 25 की हमने बात करी है। आर्टिकल 26 देखें हम, इसमें आता है कि भाई जो हमारे ये मानिए कि इंस्टीट्यूशंस हैं, चर्च है, टेंपल है, और गुरुद्वारे हैं, मॉस्क हैं, इनको हम मैनेज कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं उनको भी हम खुद से मैनेज कर सकते हैं, आर्टिकल 26 बोलता है। आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर हम रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए। और आर्टिकल 28 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की गई है कि भाई जो भी स्टेट के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फोर्स नहीं किए जाएंगे स्टूडेंट्स के ऊपर। मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को ही की ही बात करो या उसी के ही कोई शब्द गाओ या उसी को ग्लोरीफाई करो। तो ऐसा नहीं होगा जब स्टेट उसको कंट्रोल कर रहा है, स्टेट के अंडर है। तो अब हम देखते हैं कि रिलीजन एज अ डिवाइसिव फैक्टर्स कैसे हो जाता है, रिलीजन एज अ डिवाइसिव फैक्टर। तो देखिए, हम बात करें अगर आज़ादी की 1947 की, तो उस टाइम पे हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन दोनों में एक डिवाइड आ गया था। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन, कि दो अलग रिलीजन हैं। दूसरा ऐसे ही बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि केस, गोधरा राइट्स, इन सब में भी रिलीजन वाज प्लेइंग अ रोल। तो लोग अगर एक दूसरे को मारने पर उतर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि हम एक इस पर्टिकुलर रिलीजन से हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, कि कई बार गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करती हैं, वोट बैंक के लिए। तो एक रिलीजन को सिर्फ ग्लोरीफाई करना, दूसरे रिलीजन को लिमिट कर देना लोगों की नज़रों में। तो इस तरीके से सेकुलरिज्म जो प्रिंसिपल है हमारा, कि ऐसे बोला जाता है, प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है कि वी आर ए सेकुलर स्टेट। तो सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष कंट्री है हमारी, मतलब सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है। उस प्रिंसिपल को भी वीक करता है अगर सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ किया जाए रिलीजन को। थर्ड हम देखें कि कई बार लोग एक दूसरे के रिलीजन को ना टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उससे जो शांति है, सोशल हार्मनी है, वो बिगड़ती है। इवन एक इंसान जो खुद से डिसीजन ले सकता है, जिसको हम इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कहते हैं, वो भी अफेक्ट होता है इससे।
अब पर्सनल लॉज के कन्फ्लिक्ट हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। आप ये मानिए कि पर्सनल लॉज की वजह से जब इनइक्वालिटी बढ़ती है तो तब हम टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत है ताकि इनइक्वालिटीज़ को हटाया जाए और कोशिश की जाए कि भाई पूरी कंट्री के कॉमन लॉज लाने की कोशिश की जाए ताकि ये जो अलग अलग पर्सनल लॉज में अलग अलग चीज़ें हैं उनको कॉमन किया जाए, कन्फ्यूज़न हट सके और जस्टिस बेटर हो सके। अब हम देखते हैं सिंथेसाइजिंग फैक्टर्स कि जोड़ता कब है रिलीजन। देखिए जो हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग तरीके के रिलीजन्स हैं, भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं, इन सब के होने के बावजूद भी हम एक साथ रहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो आप ये देखिए कि हमारी कंट्री में दिवाली भी आती है, ईद भी आती है, क्रिसमस भी आता है, गुरुपुरब भी, मतलब अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग फेस्टिवल्स को भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो दूसरा हम देखें सेकुलर फ्रेमवर्क कि यही बात कि भाई क्योंकि हम सेकुलरिज्म हमारे यहाँ प्रिवेल करता है तो सभी धर्मों को हम इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं और कोशिश ये रहती है कि किसी भी धर्म को पीछे ना छोड़ा जाए, डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, फ़र्क ना किया जाए किसी में भी। इंटरफेथ डायलॉग, अब ताकि ये मानिए कि और हम अच्छे से चल सकें, सोशल हार्मनी बन सके, मतलब शांति और कायम हो सके, प्यार से सब चल सके, तो उसके लिए हम डायलॉग्स भी रखते हैं, बातचीत, डिबेट्स भी होती हैं। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स जब टाइम टाइम पर संत आए हैं, उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों को चैलेंज किया है कि भाई जो सबसे बड़ा धर्म है वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत का धर्म है, सभी धर्मों से ऊपर। तो ये जो रिलीजियस प्लेसेस की हम बात करते हैं, टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्चेस, ये सिर्फ रिलीजियस स्पेसेस ही नहीं है बल्कि ये कल्चरल यूनिफिकेशंस के भी सिंबल्स हैं। मतलब एक कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स के होते हुए भी हम फिर भी साथ रहते हैं, दैट लीड्स टू पॉजिटिविटी और यूनिफिकेशन। अब हम कुछ जजमेंट्स की बात करें कि विजय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए इसमें ना 3 बच्चे थे इस केस के अंदर, उनको सस्पेंड कर दिया, रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था स्कूल से, क्योंकि वो नेशनल एंथम जब गाया जा रहा था तो वो साइलेंट थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उनके रिलीजन में किसी को भी ग्लोरीफाई करना, उनके परमात्मा के अलावा किसी को भी ग्लोरीफाई करना, किसी और के लिए कुछ गाना, वो प्रोहिबिटेड है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो नेशनल एंथम में खड़े हैं, साइलेंट खड़े हैं, तो एक तरीके से राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू रिमेन साइलेंट भी देता है। तो उन्होंने नेशनल एंथम होते हुए शांत रहकर कोई वायलेशन नहीं किया है किसी भी राइट का। तो जो उनको रेस्ट्रिकेट किया गया था दैट वाज टर्म्ड एज अनलॉफुल। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 के खिलाफ नहीं है ये बात। और एस आर बोमाई केस था, एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने सेकुलरिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया और स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रहने को कहा। अब इसमें क्या है कि मानिए हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है विच वाज डिक्लेयर्ड इन केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
तो उसमें कई चीज़ों को बताया गया था कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सेकुलरिज्म को भी वहाँ पर बताया गया था कि दिस इज़ ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ये ऐसे इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसके बिना हमें कंट्री को आगे चलाना मुश्किल है। तो इसी तरह से अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है 2002 का। कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया कि रिलीजियस एजुकेशन और सेकुलरिज्म का कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन स्टेट इंस्टीट्यूशंस में इम्पार्शियलिटी मेंटेन होनी चाहिए। मतलब कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए और सभी को इक्वल माना जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हम रिलीजियस डाइवर्सिटी को एक स्ट्रेंथ की तरह देखें या एक बैरियर की तरह इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और जुडिशरी टाइम टू टाइम इंटरवीन करती है कि भाई एकता लाई जा सके, बैलेंस लाया जा सके जब भी कभी भी इस तरीके का कोई भी डिफरेंस सामने आता है। That's it for today. Kindly let me know if you need to understand anything else in the comment section. Thank you.